समय रात के 11 बजे का था। शालिनी ट्रेन में बैठी हुई दिल्ली से मथुरा जाने के लिए सफ़र पे थी और जिस बोगी में वो बैठी हुई थी, उस बोगी में लगभग लाइटें भी, यानी कहने का मतलब 90% अंधेरा था। 1-2 लाइट जल रही थी और ज़्यादातर लोग सोए हुए। अचानक ट्रेन एक छोटे से हाल्ट पर रुकती और रुकने के बाद में 2 मिनट बाद ही ट्रेन जब चलती है, तो शालिनी के बराबर वाली सीट पर एक 35 से 40 वर्ष की युवती साधारण से कपड़ा पहने हुए थी, आकर के बैठ जाती है। सर्दी का मौसम था। शालिनी अपनी धुन में ही मस्त थी, क्योंकि वो अपनी ससुराल से अपने मायके के लिए जा रही थी। पति से किसी बात को लेकर के उसका छोटा सा झगड़ा हुआ था और अपने फ़ोन को भी स्विच ऑफ किए हुए थी, लेकिन उसकी आंखों से न चाहते हुए भी आंसू लुढ़क करके गालों पर लकीर बनाते चल रहे थे। जैसे उस महिला की उसके ऊपर नजर पड़ती है, शालिनी उससे बात करने के लिए कतई इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन वो महिला शालिनी से बातचीत जारी करती है और कहती है, बहन तुम कहाँ जा रही हो? तो शालिनी कहती है, आपको कहाँ जाना है? तो वो कहती है, मुझे मथुरा जाना है। तो शालिनी कहती है, मैं भी मथुरा ही जा रही हूँ। फिर वो बोलती है कि मुझे थोड़ी सी ठंडी लग रही है। तो शालिनी अपना कंबल, आधा कंबल जो लिए थी, उसको थोड़ा उसकी तरफ बढ़ा देती है और दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। क्योंकि शालिनी मथुरा जा रही थी हम सफ़र मिलने के बाद में, और जब वो महिला पूछती है कि आप इस कंडीशन में क्यों हैं, आपको देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी आंखों में जो आंसू छलक रहे हैं, तो घर पर किसी तरह का पति से विवाद हुआ है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद में शालिनी अपनी जो स्टोरी थी उसको बताना शुरू करती है और वो कहती है, हाँ, मेरे पति मेरे साथ उतना समय नहीं गुजारते हैं और ठीक से मुझसे बात नहीं करते हैं। कल रात बिना वजह के और मेरे गाल पर एक तमाचा मार दिया और मैं अपने माँ और बाबूजी के पास जा रही हूँ। अब मैं उनके साथ एक पल भी रहना पसंद नहीं करती। तो वो महिला कहती है, बहन, छोटे मोटे झगड़े हर परिवार में होते रहते हैं, हमें कभी अपना संयम नहीं खोना चाहिए। पता नहीं कौन सा समय अपने किसी प्रियजन के साथ बिताया हुआ कौन सा क्षण लास्ट क्षण हो जाए, तो आपको मेरे हिसाब से अपने घर लौट जाना चाहिए। क्योंकि इस तरीके की छोटी मोटी बातें हर घर में होती रहती हैं। मुझे देख लो, मैं एक हॉस्पिटल में नर्स हूँ और मैं अपने पति को इतना समय नहीं दे पाती हूँ। और भी अपने बारे में कुछ बातें बताती है और उसका जो मेन फोकस रहता है, वो शालिनी को इस तरीके से समझा करके उसके घर भेजने का ही रहता है। परिवार की दुहाई देती है। शालिनी की कुछ कुछ समझ में आता है। समय लगभग 4 बजे का हो चला
और अचानक शालिनी की आंखों में नींद सवार की झपकी लग जाती। ट्रेन जब जाकर के मॉर्निंग में मथुरा जंक्शन पर रुकती है तो शालिनी उस कंबल में अकेली थी। हाँ, इससे पहले एक बात बताना आपको और भूल गया कि इसी बीच में जब उन दोनों में ट्रेन की जो दोस्त बनी थी, शालिनी उस महिला का मोबाइल नंबर जरूर ले लेती है और वो अपना मोबाइल नंबर एक पर्चा पर लिख करके उसको देती है, जिसको शालिनी अपने पर्स में अच्छी तरह से रख देती है। इसके बाद में शालिनी की जब आंख लग जाती है तो जैसे ही ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ और मथुरा जंक्शन पर ट्रेन रुकती है तो शालिनी ने क्या देखा कि वो महिला उस बोगी में नहीं है। इधर जैसे ही शालिनी ट्रेन से नीचे उतरती है और उतरने के बाद में उस महिला की बताई हुई बातें उसके दिमाग में कूद रही थी। उसने अपना मोबाइल फ़ोन जैसे ही ऑन किया तो उसके पति की कॉल आ रही थी, जिसको रिसीव करते ही वो कहता है, वापस लौट आओ, मुझे तुम्हारे बिन एक पल भी इस घर में रहना गवारा नहीं है। और छोटी सी बात को लेकर के तुम कहाँ चली गई, कहाँ हो तुम। एक बार को शालिनी फ़ोन काटती है। फ़ोन कटने के बाद में दोबारा पुनः तत्काल कॉल आ जाती और पति अनुरोध कर रहा था, आग्रह कर रहा था और उसके स्वरों में विनम्रता का भाव साफ झलक रहा था। तो शालिनी बताती है, मैं मथुरा जंक्शन पर हूँ और अपने मायके के लिए चली आई थी। तो वो उसे अपनी कसम देता है और बच्चों की दुहाई देता है। तो शालिनी मथुरा जंक्शन से ही दिल्ली जाने वाली जो दूसरी ट्रेन होती है उसका टिकट लेकर के और तुरंत वापस चल देती है दोस्तों। और जैसे ही शालिनी अपने घर पर पहुंचती है तो पति उसको गले लगा करके काफी देर तक रोता रहता है और कहता है, मेरी मजबूरियां, मेरी लाचारियां तुम नहीं समझ पाओगी। हमें ऑफिस में बॉस के कितने ताने सुनने पड़ते हैं, कितना वर्कलोड रहता है मेरे ऊपर। तो इसके बाद में शालिनी उस ट्रेन वाली घटना को बताती है कि मैं तो तुम्हारी जिंदगी से दूरी चली गई थी और पता नहीं मैं क्या करने वाली थी। हो सकता है कि कहीं मेरे दिमाग पर गुस्सा इस तरीके से हावी था कि मैं कहीं आत्महत्या करने की भी कगार पर थी। मगर वो भला हो उस महिला का जो ट्रेन में हमें मिली थी, मेरी जो ट्रेन की सहेली है। तो शालिनी का पति जो था वो कहता है कि यदि ऐसा हुआ था तो मुझे उनका दिल से धन्यवाद करना चाहिए और हम उनके घर के लिए चलेंगे। तुम एक बार उनका मोबाइल फ़ोन लगा करके उनके घर का एड्रेस। शालिनी उस पर्ची को अपने पर्स में से निकालती है और उस नंबर पर कॉल करती है। जिस कॉल को कोई पुरुष रिसीव करता है और बातों बातों में शालिनी ने उसका नाम पूछ लिया था, उस महिला का नाम किरण था। तो वो कहती है, क्या मेरी किरण से बात हो सकती है। तो सामने जो फोन उठाने वाला व्यक्ति कहता है कि आपकी किरण से बात नहीं हो सकती। तो वो कहती है, मुझे उनसे आवश्यक बात करनी थी। और पुरुष पूछता है, आपको नंबर कहाँ से मिला। तो वो कहती है, कल मुझे ट्रेन में किरण ने अपना नंबर दिया था, मेरा नाम शालिनी है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। इतना सुनकर के आदमी शालिनी पर बरस पड़ता है और कहता है, ये किस तरीके का मजाक कर रही हो, आपको शर्म नहीं आती है। शालिनी कुछ समझ में नहीं आ पाता उसकी। मैं पूछती है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो वो कह रहा है, किरण मेरी पत्नी थी जिसको एक्सपायर हुए आज 15 दिन हो गए। बंधुओं, जैसे ही शालिनी और उसके पति ने जब ये सुना कि उसको 15 दिन हो गए हैं एक्सपायर हुए, उसको उस तरह समय नहीं मिल पाया। उस आदमी ने कहा, कथित आदमी था जो जिसके फोन पर किरण का जो पति था, वो जो कहता है कि वो हमसे मिलना चाह रही थी, अचानक एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। जीवन के जिंदगी के वो लास्ट क्षण
मैं उसके पास नहीं रह पाया। तो उस आदमी की बातें सुन करके शालिनी और उसके पति की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और शालिनी कहती है, तो क्या किरण की जगह पर उसकी आत्मा थी? और किरण को याद करके शालिनी की आंखों में आंसू छलक आते हैं और कहती है, धन्य हो मेरी ट्रेन की मित्र, खुद तो चली गई और खुद जाने के बाद में आज भी तुम्हें समाज की इतनी परवाह है कि मेरा हंसता खेलता परिवार जो उजड़ने की कगार पर हो गया था, आज तो ना तुम्हारी वजह से पुनः मैं अपने परिवार में अपने पति के पास आ पाई हूँ। दोस्तों, यही इस कहानी का अंत होता है और इस कहानी को आप तक पहुंचाने के पीछे मेरा मकसद किसी तरह का अंधविश्वास फैलाना मेरा कतई उद्देश्य नहीं है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर बातें गलत हों। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो दूसरे का अहित नहीं चाहते हैं, अर्थात दूसरे के हितैषी होते हैं, उनके साथ भी ईश्वर किसी न किसी मार्ग निर्देशक को भेज देता है। यानी कहने का मतलब है, अच्छे के साथ हमेशा अच्छा ही होता है, ईश्वर का एक नियम है। तो हमेशा सरल रहिए, सरस बनिए, अपने परिवार ही नहीं अपने मित्रों से और जो अचानक आपकी लाइफ में आए हैं उनके साथ यदि मित्रता न कर सके तो द्वेष भी मत कीजिए। पुनः मिलता हूँ दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक मेरे YouTube चैनल सच का सफर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और यदि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ आपको अच्छी लग रही हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते रहें और अपना प्यार केदल यादव के ऊपर इसी तरीके से लुटाते रहें ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे और हर आने वाले वीडियो में एक कुछ अलग ही कहानी, कुछ अलग ही शिक्षाप्रद चीज़ें लेकर के आऊँ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए सच का सफर।